कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे। आज आपके लिए स्पेशल पैकेज है सॉलिड स्टेट का वन शॉट वीडियो। सॉलिड स्टेट चैप्टर आपके अभी बोर्ड में आने वाला है, उसके लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। उसमें शॉर्ट में रिवीजन है आपका। सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट करना है। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, यानी कि मैटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट्स में। वो आप बचपन से पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर? इसमें हमें ये पता है सॉलिड क्या होता है बच्चों, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होती है। तो जैसा कि हम बचपन से पढ़ते हैं, सॉलिड क्या होता है बच्चों? जिनका डेफिनेट मास और वॉल्यूम हो, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका पेन है, उसका डेफिनेट मास और डेफिनेट वॉल्यूम है। और लिक्विड क्या होता है? जिसका डेफिनेट मास हो, वॉल्यूम हो, लेकिन शेप उसका डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ग्लास वाटर है तो उसको अगर आप बाउल में लोगे तो वो बाउल का शेप ले लेगा। और गैस का ना तो शेप डिफाइन होता है ना वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास परफ्यूम की बोतल है, एक रूम में ओपन करी तो पूरे रूम का वॉल्यूम उसका होगा, और सपोज हॉल का किया तो हॉल का होगा। क्लियर? इसमें ये बात है। तो आपको ये पहला बात है, दे हैव डेफिनेट। इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? सॉलिड स्टेट। तो हमें इस बात किसकी चर्चा करनी है बच्चों? सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड के बारे में अपने को क्या पढ़ना है कि दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। यानी कि डेफिनेट का मतलब ये है बच्चों कि जो अपने जो सॉलिड हैं वो इस तरह से सेट हो, एकदम ही डेफिनेट तरीके से। जिस तरह मॉल में ये सब बिस्किट्स पैकेट और ये अरेंज होते हैं ना डेफिनेट, उसी को बोलते हैं डेफिनेट। क्लियर? अब इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस उनकी बहुत कम होनी चाहिए। सॉलिड कैसा होगा? जिसकी इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस काफ़ी कम होगी। और लिक्विड में क्या होगा बच्चों? जो डिस्टेंस होगी थोड़ी दूर दूर होगी, इस प्रकार होगी। और गैसेस में बहुत ज़्यादा दूर दूर होगी। तो सॉलिड के अंदर इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस जो होती है बच्चों, वो एकदम कैसी होती है? शॉर्ट होती है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होता है बच्चों? इसमें एक बात का ध्यान रखना हमेशा, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है इसमें, तभी तो वो एक अच्छे तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। अब बात करता हूं मैं इनकी पोजीशन की। इनकी पोजीशन हमेशा पार्टिकल की फिक्स रहती है और वेरिएशन इनमें बिल्कुल वो रहता है। दे आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब इनको आप दबा नहीं सकते, और रिजिड रहते हैं। इनकी स्टेरियोकेमिस्ट्री कैसी रहती है? रिजिड। क्लियर? अब बात आती है पहला क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसका 2 टाइप का होता है बच्चों। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमोर्फस। एमोर्फस का मतलब होता है पाउडर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, इसका पहला एग्जाम्पल लेंगे अपन, क्या होगा बच्चों? इसका पहला एग्जाम्पल एमोर्फस का पाउडर। जैसे क्रिस्टल कैसा होगा? क्रिस्टल जैसे आप शुगर है, शुगर के छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, और वहीं आप इसको अगर पाउडर बना दो तो वो पाउडर किस में आ जाएगा? एमोर्फस में। तो इसमें आता है व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको क्या बताना होगा? द अरेंजमेंट ऑफ एटम इज वेरी ऑर्डर्ड। फॉर एग्जाम्पल NaCl। तो NaCl का जो अरेंजमेंट होता है पर्टिकुलर क्यूबिक क्रिस्टल में होता है। क्लियर? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनमें अरेंजमेंट एकदम प्रॉपर हो। क्लियर? और क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इनका? शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर? तीसरा आएगा व्हेन कट विद अ शार्प एंड एज टूल दे स्प्लिट इनटू 2 पीसेस। मतलब इनका अरेंजमेंट इतना प्रॉपर होता है कि जब आप इनमें से एक लाइन पास करोगे तो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जाएंगे। ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है। एमोर्फस। एमोर्फस कैसा होता है बच्चों? इर्रेगुलर इन शेप होता है। इर्रेगुलर शेप का मतलब जैसे इसमें एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, फोर्थ यहाँ है। एक तरह का कोई भी रेगुलरिटी नहीं है ना। तो रेगुलरिटी नहीं है तो जब आप इसमें एक लाइन पास करोगे, तब लाइन पास करेंगे तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। तो इस पे एक सवाल बनता है, क्या ये
लॉन्ग रेंज के सॉलिड होते हैं? नहीं। तो ये किस प्रकार के होते हैं बच्चों? दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर एंड देयर प्रॉपर्टीज आर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड में, ठीक है। जब इनको शार्प एज में बांटा जाता है तो ये 2 पीसेज में इरेगुलर सरफेस में बटेंगे। क्लियर? और एक और इसका फीचर है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इनकी सेम नहीं है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है सीधा आपका, टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड कितने टाइप के होते हैं बच्चों? सॉलिड होते हैं अपने 4 टाइप के। इसमें पहला होता है मॉलिक्यूलर, दूसरा आयोनिक और मेटेलिक और कोवेलेंट। इसको अपन सबसे बढ़िया तरीके से बात करते हैं आयोनिक सॉलिड। आयोनिक कंपाउंड अपन बचपन से पढ़ते हैं, कौन सा आयोनिक कंपाउंड अपन बचपन से कौन सा पढ़ते हैं? NaCl। तो हमें इसका एग्जांपल याद रखना है बच्चों, NaCl लाइक सॉलिड क्या होते हैं? आयोनिक सॉलिड। मेटेलिक वो होता है बच्चों, जैसे सिल्वर है, एक अकेला इकलौता मेटल, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, सोना हो गया, इनका। और मॉलिक्यूलर सॉलिड के वापस से 3 पार्ट होते हैं बच्चों। मॉलिक्यूलर सॉलिड में आते हैं पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो हमें पता ही है, कौन एग्जाम्पल है इसका? एग्जाम्पल है आपका बर्फ। इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे बच्चों वो आपके इसी प्रकार से बनेंगे। नेक्स्ट आता है नॉन पोलर लाइक H2, I2, Cl2 एसेट्रा। और पोलर में HCl, HBr एसेट्रा, इस तरह का। क्लियर? अब बात करते हैं कोवेलेंट की कहानी। कोवेलेंट का एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज या नेटवर्क सॉलिड होता है SiO2। ये एक याद करना है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क सॉलिड। इसमें आपका आएगा क्वार्ट्ज। और ये अब बात करते हैं एक लैटिस क्या होता है बच्चों। लैटिस एक आपको मैं बताता हूँ, लैटिस क्या होता है? एक क्यूब होता है। वैसे तो आपने बहुत क्यूब बनाए होंगे, एक और क्यूब बना के देखते हैं अपन और चीज़ों को समझते हैं। ये एक क्यूब हो गया। अगर आप रूम में बैठ के स्टडी कर रहे हैं तो अपने रूम को इमेजिन कीजिए। आपके रूम में आप ये देखोगे कि ये कोने कितने हैं, कॉर्नर्स कितने हैं। तो जब आप अपने रूम में बैठे हो तो आपके सामने दिखेंगे आपको 4 कॉर्नर। सामने आपके 4 कॉर्नर होंगे, एक आपके आँख, 2 बिल्कुल आपके आँख के सामने और 2 नीचे। क्लियर? और यही 4 सामने है तो 4 पीछे होंगे। तो अपने कॉर्नर कितने हो गए बच्चों? 8 कॉर्नर। अब बात करते हैं फेस की। जो सामने वाली दीवार है आपको दिख रही होगी, एक सामने दीवार, एक आपके बिल्कुल पीछे दीवार, एक राइट, एक लेफ्ट, एक अप, एक डाउन। तो फेस कितने हो गए बच्चों? 6। सेंटर जहाँ आप बैठे उसको मान लो, तो सेंटर आपका एक ही हो सकता है। और एजेस होंगे बच्चों 12। एक बार ढंग से देख लीजिए, मैं बता देता हूँ कैसे। 1, 2 और 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, फिर ये अंदर वाला 10, 11 और 12। क्लियर? इस प्रकार एजेस कितने होंगे? 12। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और ये जो आपको मार्किंग दी हुई है, ये मार्किंग क्या है? ये मार्किंग जो होती है बच्चों, ये मार्किंग होती है, एक एक पार्टिकल यहाँ पे बिठाया होता है, इसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्लियर? और इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कौन करता है? 2 पॉइंट को लाइनें ज्वाइन करती है और 2 पार्टिकल जहाँ मिलते हैं उनको एजेस बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं कि पॉइंट्स में क्या होता है। हर पॉइंट्स पे एक पार्टिकल बैठा रहता है बच्चों। क्लियर? अब बात करते हैं कि क्रिस्टल में आप कैसे चेक करोगे कि किस प्रकार से है। तो क्रिस्टल को 3 तरह के एंगल में डिवाइड किया गया, अल्फा, बीटा और गामा। इस तरह के 3 डायमेंशनल एक क्रिस्टल होता है। इसी प्रकार ये एक रिप्रेजेंटेशन है आपका क्यूबिक फॉर्म में। क्लियर? इसमें सबसे पहली एक आती है प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होंगे? जो पार्टिकल्स होंगे ओनली एट कॉर्नर्स होंगे। प्रिमिटिव यूनिट सेल में
पार्टिकल कहाँ होंगे बच्चों? कॉर्नर पे। क्लियर? बार फिर बोल रहा हूँ, प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होंगे ये नहीं बता सकते आप, आपके पार्टिकल होंगे कहाँ ये बता सकते हो, कॉर्नर्स में। क्लियर? अब सेंटर्ड यूनिट सेल कितनी होती है? सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है? सेंटर्ड यूनिट सेल का एक सिंपल सा एग्जांपल है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं बच्चों? एक क्यूब बनाते हैं अपन, इस क्यूब को ले जाओ, इसमें पार्टिकल कॉर्नर में होंगे और एक पार्टिकल सेंटर में होगा, इसको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट आती है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड का मतलब आपके सारे कॉर्नर्स प्लस फेस के सेंटर पे होंगे और एंड सेंटर ऑल्टरनेट पे होता है। वो एग्जांपल करेंगे तो आपको बताएंगे। एक क्वेश्चन आता है ब्रेविस लेटिस कितने होते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ब्रेविस लेटिस। तो ब्रेविस लेटिस कितने होते हैं बच्चों? 14। मान के चलिएगा ये सवाल आपके बोर्ड में आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? इसके बाद अब ब्रेविस लेटिस के एक टाइप होते हैं, इस पर एक क्वेश्चन बनता है और वो 100% आपका क्वेश्चन बनेगा। एक आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है जिसको एक तरीका है याद करने का बच्चों, CTO मिस्टर HRT, CTO मिस्टर HRT। वापस से बोल रहा हूँ, CTO मिस्टर HRT। क्लियर? अब उसको कैसे याद करना देखो। जो बच्चों जो सी का मतलब है, आपके सी का मतलब क्या होगा? क्यूबिक। क्या होगा? क्यूबिक। आपको ये लाइन वाइज लिखना है सबको। क्यूबिक, ट्राइगोनल, ओ का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, एम मतलब मोनोक्लिनिक, एच मतलब हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और लास्ट में क्या आता है? ट्राइक्लिनिक। क्लियर? इसको याद करने का तरीका देखो बच्चों। सबसे पहले जो क्रिस्टल होगा आपका एक सिंपल क्रिस्टल जिसकी तीनों ऐसा इस प्रकार का क्यूब होगा जिसकी तीनों ये एंगल होंगे, तीनों लाइनें बराबर होगी। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और एल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। इसका एग्जाम्पल होगा NaCl। कौन होगा एग्जाम्पल? NaCl। या क्यूबिक क्रिस्टल कैसा होगा? जो अपन वो एक पजल नहीं लाते हैं मार्केट में, गेम आता है जो, उसके जैसा होता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है जिसमें A इज इक्वल टू बी इज इक्वल, ए और बी तो इक्वल होते हैं और जिसमें C इक्वल नहीं होता है। क्लियर? वो इस प्रकार का क्रिस्टल होता है आपका। तो उसमें क्या होता है कि तीनों लाइनें तो बराबर हैं बट आपके एंगल क्या होंगे? इसमें 90 और इसमें भी 90। तो इसमें फ़र्क क्या है? इसमें A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, इसमें A इज इक्वल टू बी है बट नॉट इक्वल टू सी। क्लियर? इसके बाद आता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है बच्चों? इसका एग्जाम्पल लिखिए, रोम्बिक सल्फर। और तीनों ही लाइनें एक दूसरे के बराबर नहीं है लेकिन बॉन्ड एंगल जो है वो आपका क्या होगा? इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा? 90। क्लियर? इसके बाद आता है मोनोक्लिनिक। अब इसका उल्टा चलते जाइए। देखो पहले में A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी था, फिर नॉट इक्वल टू सी, फिर तीनों नॉट इक्वल। अब इसका रेप्लिका नॉट इक्वल टू सी, एल्फा एंड गामा इज 90, ये याद करना पड़ेगा। इसके बाद हेक्सागोनल, ए बी नॉट इक्वल टू सी, इसका रेप्लिका यहाँ पे लगाया आपने। और फिर अगले वाले में क्या? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, पहला वाले का लगाया। और लास्ट वाले में तीनों ही नॉट इक्वल और न ही बॉन्ड एंगल बराबर होगा। क्लियर? इसका एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे आपको, ये ग्रेफाइट, CaCO3, मोनोक्लिनिक एक्सेट्रा।
टेबल को याद करने का तरीका बता देता हूँ, CTO मिस्टर HRT। क्लियर? इसको देखो आप ध्यान से कैसे मैं इसको याद कर रहा हूँ। पहले में A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, दूसरे में A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, फोर्थ में फिर A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। फिर इसको रिपीट करते जाओ, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, फिर A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, उसके बाद फर्स्ट वाला आ गया, फिर वापस लास्ट में लास्ट वाला। क्लियर? यहाँ से 110% क्वेश्चन आएगा। अगर नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना आप। क्लियर? नाम सोच लेना क्या रखना है वैसे। क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। अगला जो पार्ट आता है वो क्या बता रहा है आपको? वो पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। क्लियर? तो अपन पहले बात करते हैं बच्चों प्रिमिटिव यूनिट सेल की। पहले अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात कर रहे हैं अपन। इसमें लोग कहाँ पे होंगे? इसमें लोग होंगे आपके ओनली एट कॉर्नर। क्लियर? कहाँ हो रहेंगे बच्चों इसमें लोग? ओनली एट कॉर्नर। क्लियर? उसके बाद बात है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें ये इस प्रकार का डायग्राम होगा। कहाँ हो गए? बॉडी में एज वेल एज ये सेंटर में आप करोगे, इसको बोलेंगे BCC। क्लियर? और उसके बाद आएगा FCC। इसमें कहाँ होंगे बच्चों? फेस एज वेल एज सेंटर। क्लियर? अब अपन देखते हैं पार्टिसिपेशन किसका कितना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉर्नर का। कोई आपसे पूछे कि आपके एक क्रिस्टल में कॉर्नर कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका आंसर होता है बच्चों 1/8। अब कैसे देखना, इसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये हमारा रूम है, इसका एक कॉर्नर को कवर करना है, तो इस कॉर्नर को कवर करने के लिए एक साइड में रूम बनाना पड़ेगा। साइड में बनाने के लिए एक इधर रूम और बनाना पड़ेगा और एक इधर रूम बनाना पड़ेगा। तो 4 जने तो ये हो गए, और 4 रूम के ऊपर एक रूम और बनाओगे तब ये कॉर्नर कवर होगा। तो एक कॉर्नर बच्चों अपना 8 लोगों के साथ शेयर हो रहा है, तो कॉर्नर का पार्टिसिपेशन रूम के लिए कितना हुआ? 1/8। क्लियर? वापस देखो, 1, इसको कवर करने के लिए 2, फिर 3, फिर 4। क्लियर? अब इस कॉर्नर को कवर करने के लिए चारों फिर से आएंगे, तो 1/8। कॉर्नर का पार्टिसिपेशन कितना हुआ? 8। फेस, आपके जस्ट सामने की जो दीवार है वो केवल एक रूम के साथ शेयर होगी दीवार। तो रूम का एक का पार्टिसिपेशन कितना होगा? 1/2। एज का होगा इसी प्रकार 1/4, और सेंटर किसी के साथ शेयर नहीं होगा बच्चों, ये ध्यान रखना। तो सेंटर अगर किसी के साथ शेयर नहीं होगा तो उसका खुद का पार्टिसिपेशन कितना हुआ? उसका पार्टिसिपेशन होगा बच्चों 1। ये याद रखिएगा, सेंटर का सेल्फ का पार्टिसिपेशन कितना होता है? दैट इज 1। क्लियर? अब सवाल आता है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। क्वेश्चन है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव में पार्टिकल्स कहाँ होते हैं बच्चों? ओनली कॉर्नर। कहाँ होते हैं पार्टिकल्स? ओनली कॉर्नर्स। क्लियर? तो आपने अभी कॉर्नर गिने थे, कितने होते हैं? कॉर्नर होते हैं बच्चों 8, और एक कॉर्नर का पार्टिसिपेशन कितना है? 1/8। तो डेट इज कितना हो जाएगा? 1। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए बच्चों? 1। क्लियर? इसी प्रकार नेक्स्ट अपना कैलकुलेशन करनी है नंबर ऑफ पर यूनिट सेल पार्टिकल इन BCC। तो BCC में देखते हैं पार्टिकल कहाँ कहाँ होते हैं बच्चों? कॉर्नर प्लस सेंटर। कॉर्नर कितने होते हैं? 8, और एक का पार्टिसिपेशन कितना होता है? 1/8।
प्लस सेंटर कितना होता है 1, और एक सेंटर का पार्टिसिपेशन कितना होता है 1। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आएगा 2। तो बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हुए पर यूनिट सेल 2। क्लियर, याद रखना है। एससीपी सिंपल प्रिमिटिव में कितने 1, बीसीसी में 2। और अब बात करते हैं एफसीसी में कितने होंगे। तो एफसीसी की बात करते हैं। एफसीसी जो पार्टिकल कहाँ होता है, सेंटर प्लस फेस। ओके, सेंटर का पार्टिसिपेशन कितना होता है, सेंटर होता है 1, पार्टिसिपेशन होता है 1। फेस कितने होते हैं बच्चों, टोटल फेज होते हैं 6, और एक का पार्टिसिपेशन कितना होता है 1/2। तो दैट इज कितना हो गया 4। क्लियर, नंबर ऑफ पार्टिकल इन एससीपी कितने हो गए 1, बीसीसी में हो गए बच्चों 2, एफसीसी में कितने हो गए 4। क्लियर, इनके लिए z की वैल्यू कितनी हो गई रेस्पेक्टिवली 1, 2, 4। क्लियर, ये भी हमें याद रखना है, ये भी अपन से पूछा जाएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया हो। एक क्वेश्चन आया, इस पे किस प्रकार का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकता है आपके। एक कंपाउंड है ए बी, तो ए जो है वो प्रेजेंट है कॉर्नर पे, और बी जो है वो प्रेजेंट है फेस पे। क्लियर, तो फॉर्मूला बताना है। तो ए की बात करता हूँ मैं, ए कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो 8 इंटू 1/8, बी फेस पे प्रेजेंट है तो फेस कितने होते हैं बच्चों 4, और एक का फेस कितने होते हैं 6 इंटू 1/2। तो यहाँ से कैलकुलेशन करके आया ए, और बी का आया यहाँ से आया 3। तो फॉर्मूला कितना आएगा कंपाउंड का AB3। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल ए प्रेजेंट है सेंटर में और बी प्रेजेंट है कॉर्नर पे, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए के लिए लिखोगे 1 इंटू 1, और बी के लिए क्या लिखोगे 8 इंटू 1/8, डेट इज कितना हो गया 1। तो फॉर्मूला क्या हो गया कंपाउंड का ए बी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इसमें जो कंपाउंड था वो आपका था एक्स जो प्रेजेंट है वो है एज पे, और जो वाई प्रेजेंट है आपका वो है आपका कॉर्नर पे। क्लियर, नेक्स्ट एक आता है अब आपका टॉपिक कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, फॉर एग्जांपल इस बॉल की बात करूं मैं, तो इसमें क्या है, ये 2 लोगों से जुड़ा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नियरेस्ट एटम, जितने लोगों से वो जुड़ा होगा इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 1D में ये कितने लोगों से जुड़ा हुआ है बच्चों, एक जो है आपका पार्टिकल वो 2 पार्टिकल से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार सीसीपी स्ट्रक्चर में देखते हैं अपन किस तरह का अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट देखो बच्चों, इसको बोलते हैं ए अरेंजमेंट, मतलब इस लेयर के जस्ट नीचे दूसरी लेयर है ना। तो इसमें इस सेंटर वाला पार्टिकल कैसे जुड़ा हुआ होगा, इस प्रकार। क्लियर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्लियर दिख रहा है 4। तो ए पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4। इसी प्रकार ए बी पैकिंग में कितना होता है 6। क्लियर, सवाल यही बार बार पूछते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसमें 6, और इसमें कितना होगा 4। यहाँ से क्या क्वेश्चन बना आपका, ए पैकिंग में कितने होंगे 4, और इसमें कितने होंगे ए बी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्लियर, उसके बाद
क्वेश्चन होता है वॉइड्स कितने टाइप की होती है, तो बच्चों वॉइड्स होती है 2 टाइप्स की, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्लियर? तो ये कब बनती है? जब फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर आप बना दोगे तब आपकी वॉइड बनेगी। और वॉइड कौन सी बनेगी? टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या फ़र्क होता है, ये देखिए कि जब सेकेंड लेयर में फर्स्ट लेयर रखी जाती है तो उसके बीच में वॉइड बनती है, वो 2 वॉइड होती है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसमें देखिए आपको इसमें नहीं पढ़ना है टेट्राहेड्रल वॉइड का, बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ ऑक्टा, अगर किसी पार्टिकल में नंबर ऑफ पार्टिकल n है और उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी? 2n, मतलब डबल होगी, जस्ट डबल। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होगी? अगर n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होगी बच्चों? 2n। क्लियर? पैकिंग एफिशिएंसी, इसमें आपको कोई न्यूमेरिकल याद नहीं करना है, सिंपल सा है। 3 तरह के क्रिस्टल होते हैं। सिंपल क्लोज पैकिंग इसमें होती है 52, बीसीसी में होती है 68 और सीसीपी में सबसे ज़्यादा 74। कहने का मतलब एक क्वेश्चन आएगा कि क्या किसी क्रिस्टल की एफिशिएंसी 100% हो सकती है? तो आंसर इज नो। तो मैक्सिमम कितनी होती है बच्चों? मैक्सिमम होती है 74%। और वो कौन से क्रिस्टल की होती है? सीसीपी की। किसकी होती है? सीसीपी की। क्लियर? एससीपी की कितनी होती है? 52। बीसीसी की कितनी होती है? 68। ये 3 डिजिट याद रखिए, 74, 68 और 52। इनमें से एक सवाल आएगा। ये इनका डेरिवेशन है, आपके ज़्यादा काम का है नहीं है। बोर्ड में सीधा सा आपको क्या निकालना है? 74। क्लियर? एक ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आएगा तो यही आएगा। फॉर्मूला डेंसिटी का क्या होता है? Z इंटू एम A3 इंटू Na। क्लियर? Na यहाँ पे क्या है? एवोगैड्रोस नंबर। A लेंथ दी हुई होगी, M मास, Z है नंबर ऑफ पार्टिकल। फॉर एग्जांपल BCC है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? 2। ये क्वेश्चन है आपके NCERT का। एन एलिमेंट हैज BCC स्ट्रक्चर। BCC स्ट्रक्चर हो गया तो यहाँ से क्या पता लग गया भाई? Z इज इक्वल टू क्या हो गया अपना? 2 विद द सेल एज। A की वैल्यू कितनी हो गई? 288 पिकोमीटर। द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट D गिवन है 7.2। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। अपने को जो कहा गया है वो करते जाओ। पहले अपन इससे क्या निकाल रहे हैं? वॉल्यूम निकालेंगे अपन। तो A क्यूब निकालेंगे तो वो A क्यूब कितना आया अपने वैल्यू? 288 इंटू 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। डेंसिटी गिवन है, मास गिवन है। हम जानते हैं डेंसिटी क्या होती है? D इज इक्वल टू m/v। तो सीधा इससे मास अपॉन डेंसिटी किया और नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाले, वो कितने आए? 12.08। क्लियर? अब अभी आंसर नहीं आया है। अब 12.08 अगर इसमें इसने बोल दिया FCC यूनिट होती तो अपन मल्टीप्लाई बाई 4 करते। यूनिट कौन सी है? BCC। तो मल्टीप्लाई बाई क्या किया आपने? 2। क्लियर? यहाँ पे आके ये क्वेश्चन गलती करवाएगा आपसे, ध्यान रखिएगा। क्लियर? इसके बाद जो हर साल पहले बोर्ड में क्वेश्चन आता था, पॉइंट डिफेक्ट्स। पहली बात, इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड क्या होता है? इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड बात है कि सॉलिड में डिफेक्ट रखा जाता है। डिफेक्ट कैसे? डिफेक्ट कोई भी चीज़ का बनाओगे तो उसमें 100% एक्यूरेसी हो नहीं सकती। इस वजह से हम उसमें क्या करते हैं कि किसी प्रकार का उसमें इम्परफेक्शन रह जाता है, उसको अपन पढ़ते हैं। 2 तरह के डिफेक्ट होते हैं, एक पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन इफेक्ट। पहले भी मैंने आपको कभी समझाया होगा इसको कि अगर मैं किसी एक बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दूं तो सिंपली वो उसकी जगह खाली हो जाएगी और वो क्या बन जाएगा? पॉइंट डिफेक्ट। और अगर कोई पूरी लाइन ही बदमाश है, पूरी लाइन को ही उड़ा दो तो उसको क्या बोलेंगे? लाइन डिफेक्ट। क्लियर? टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। पहला है स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, उसके बाद इम्प्योरिटी डिफेक्ट, उसके बाद नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? देखो,
These are the point defects that do not disturb stoichiometry of solid. They are also called thermodynamic defects. Clear? कैसे? ये क्या करते हैं, इनको आप कब यूज करते हो, जब हमें क्रिस्टल में डिफेक्ट किसी काम के पर्पस के लिए निकालने, आगे पढ़ेंगे अभी क्या है। उसके बाद वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी का मतलब जैसे एक बच्चे को मैंने क्लास से बाहर निकाल दिया तो ओवरऑल क्लास का वेट कम हुआ, नहीं हुआ? बिल्कुल वेट कम हुआ। तो एक जगह क्रिएट हो गई उस बच्चे की, उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। अब एक होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसमें दो टाइप होते हैं। इसमें पहले तो एक सवाल लिख लो जो आपके आएगा, एक ऐसा क्रिस्टल जो दोनों डिफेक्ट शो करता है वो कौन सा है बच्चों? AGBR। कई बार ये जेईई मेंस में भी सवाल आया है, बोर्ड में भी ये पूछेगा AGBR एक ऐसा डिफेक्ट का नाम बताओ जो शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट शो करता है। क्लियर? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट वो होते हैं जो अपनी जगह छोड़कर कहीं और जगह जाके सेट हो जाते हैं, कि कोई बच्चा आगे बैठा है, बिना कोई पूछे किसी से पीछे चला गया, उसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इससे डिफेक्ट से डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बना है। अब इस वाले पेज को याद करके चले जाना भाई। फ्रैंकल और शॉर्ट की आयनिक सॉलिड, कॉमन एग्जांपल कौन हुआ? AGBR। अगर ऐसे पूछ दिए AgCl किसका एग्जांपल है तो फ्रैंकल का। फ्रैंकल में क्या होता है, कैटायन अपनी जगह छोड़ के इधर उधर चला जाता है। आप पूछोगे सर कैटायन क्यों जाता है? क्योंकि कैटायन बच्चों स्मॉल होता है, एनायन को जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्लियर? डेंसिटी नो चेंज। क्यों? क्योंकि वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे गया है, अपना जगह नहीं छोड़ी है। और शॉर्ट की में क्या होता है? इट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। मतलब ये अपनी जगह, एक अगर लड़का गया है तो एक लड़की जाएगी। क्लियर? तो बैलेंस रहेगा इक्विलिब्रियम का। क्लियर? अगर 15 लड़के और 15 लड़कियां हैं तो एक लड़का और एक लड़का क्लास से बाहर जाएंगे। क्लियर? याद रहेगा इस बहाने आपको। AGBR दोनों में काम आएगा। क्लियर? ये एक सवाल याद रख लीजिएगा। ये एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश है। देख लीजिए डायग्राम में क्या है। ये प्लस है, इसमें यहाँ को जो और एक आदमी एक्स्ट्रा आ गया है, वो एक्स्ट्रा आदमी कौन है आपको पता ही होगा। क्लियर? शॉर्ट की में बराबर जगह खाली है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट सबसे बढ़िया एग्जांपल NaCl और SrCl2। गुजरात में सबसे ज़्यादा नमक का काम चलता है। नमक का काम चलता है तो आपने नोट किया होगा, जब बरसात आती है तब अपन नमक को बंद करके रखते हैं ताकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर ले। तो ऐसा ही क्या करते हैं भाई, आपके पास तो चुटकी भर नमक होगा, पर इंडस्ट्री में बहुत ही लाखों टन नमक होता है। उसको खराब होने से कैसे बचाए? तो बच्चों उसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी मिला दी जाती है। याद रखिएगा NaCl में किसकी इम्प्योरिटी मिलाते हैं? स्ट्रोंशियम क्लोराइड की। अब स्ट्रोंशियम की मिलाते हैं तो वो क्यों मिलाते हैं? ताकि उसका जो जमाव है, यानी कि उसका जो पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट, वो चेंज हो जाए। तो उसमें क्या होगा बच्चों? स्ट्रोंशियम यहाँ ऑक्यूपाई कर लेगा और उसको जमने से रोक लेगा, नमक को खराब होने से रोक लेगा। क्लियर? इसका एक और एग्जांपल है CdCl2 में कौन मिलाते हैं? AgCl। क्लियर? अगर एक आपके पास रूम भरा हुआ नमक है तो उसमें सिर्फ एक ड्रॉप डालेंगे SrCl2 के, है ना। ये नहीं कि आपने बराबर डाले तो लोग मर जाएंगे। क्लियर? नॉन स्टाइकोमेट्रिक इफेक्ट, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है। F सेंटर क्या होता है? F सेंटर क्या होता है बच्चों? मेटल डेफिशिएंसी से वो क्रिएट होता है और उसमें कलर किसकी वजह से आता है? इट इज ड्यू टू
इलेक्ट्रॉन। कहीं भी सवाल आ जाए आपके पेपर में कि कलर आ रहा है, इसका क्या कारण है, तो आंसर क्या लिखोगे आप? इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ऐसा आता है मैटर एक्सेस की वजह से। एक ये टेबल है, अगर ये बोर्ड में है आपके तो ये याद करना है। LiCl पिंक कलर, KCl वॉयलेट कलर, NaCl येलो कलर। क्लियर? इनका इस प्रकार का कलर आता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। कंडक्टर्स। कंडक्टर कौन होते हैं भाई? जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर लो। इंसुलेटर कौन होते हैं? जिनमें नहीं कर सकते। सेमीकंडक्टर कौन होते हैं? सेमीकंडक्टर इनके बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। अब इनकी क्या कहानी है? इनकी कहानी ये है कि दो टाइप के होते हैं, N टाइप के और P टाइप के। N मतलब बच्चों नेगेटिव, P मतलब पॉजिटिव। क्लियर? आप पीरियोडिक टेबल भली बात ही जानते हैं। तो उसमें 13, 14 और 15 कार्बन कौन से मेंबर है इसका? तो इधर कौन आता है? बोरॉन और एल्यूमिनियम। क्लियर? कार्बन के पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अब आप उसमें अगर इसकी इंप्योरिटी मिलाओगे तो एक कम कर दिया आपने, एक कम कर दिया मतलब पॉजिटिव, और अगर इसकी मिलाओगे तो एक बढ़ा दिया N मतलब नेगेटिव। क्लियर? N टाइप के सेमीकंडक्टर कौन होते हैं? जिनमें आप 15 ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाओगे। और P टाइप के कौन होते हैं? जिनमें अपन क्या मिलाएंगे? 15 ग्रुप की। और P टाइप के कौन होते हैं? जिसमें 13 ग्रुप की। क्लियर? एक ये सवाल भी यहाँ से बनता है। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि सेमीकंडक्टर में ऐसा क्या होता है बच्चों? दो तरह के बैंड होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड। ठीक है, तो ये गैप जिसमें सबसे ज़्यादा होता है वो कौन होते हैं? इंसुलेटर। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनमें नॉर्मल होता है, जिनको बस थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत होती है और वो अपने कंडक्टिविटी चालू कर देते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन ये आता है सबसे स्मॉल गैप किस में होता है? स्मॉल गैप होता है बच्चों आपका सेमीकंडक्टर में। इसको एक बार आप NCERT से रीड मार लेना, N टाइप और उसमें डिफरेंस। ठीक है, और कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए अपन डोपिंग करते हैं। डोपिंग क्यों करते हैं? ड्यू टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। डोपिंग क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटी मिलाने को ही अपन क्या बोलते हैं? डोपिंग। क्लियर? इसका डायग्रामेटिक वे में आपको समझा दूं मैं। ये सिलिकॉन एटम है, ये देखिए एक परफेक्ट क्रिस्टल है। अब N टाइप में क्या आ गया? एक आर्सेनिक की आपने इम्प्योरिटी मिलाई तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया आपको, तो इसको बोलेंगे NS2NP3। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन N है, तो इसमें कंडक्टर्स कौन होंगे? चार्ज किसकी वजह से जाएगा? दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो इसमें से ये सवाल आएगा N टाइप के सेमीकंडक्टर में किसकी वजह से आता है चार्ज? दैट इज इलेक्ट्रॉन। और P टाइप में किसकी वजह से आता है? फॉर होल्स। क्लियर? N टाइप में 15, P टाइप में। क्लियर? काम कहाँ आता है? चिप्स में। ये आपके सिलेबस में है नहीं बोर्ड्स के, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। क्लियर? थैंक यू बच्चों, इसको देखिए आप आराम से, बोर्ड में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, और इसमें रिव्यू जरूर दीजिएगा आप मेरे को, है ना? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।